ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल दोज अगेन जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है। माई सेल्फ दीपा वशिष्ठ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपके एग्जाम में जो केमिस्ट्री का पोर्शन आता है, हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है नॉर्मली, जैसा आपको पता भी होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो जो बैच पहले से चल रहा था उसमें फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जिन स्टूडेंट्स ने आज से ज्वाइन किया है उनकी भी मेरे साथ फर्स्ट क्लास है, इवन अकेडमी के साथ फर्स्ट क्लास है, और जो पुराना बैच चल रहा है उनकी भी मेरे साथ फर्स्ट क्लास है। ठीक है, और जैसे कि आपको दिख रहा है, मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट जो है वो पढ़ाऊंगी। और अगर आप लोगों ने अपना प्रीवियस ईयर एग्जाम या पेपर्स का एनालिसिस किया होगा तो आपको आइडिया होगा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो कितना सा रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। बट मैं भी हिमाचल से बिलोंग करती हूँ और मैं पालमपुर से हूँ। यहाँ पे है पालमपुर से कोई और? यस मैम। ओके, कहाँ से पालमपुर में? मैम 16 से। सुलह से, ओके। ठीक यस है, मैम, मैं भी पालमपुर से ही हूँ। आप कौन सी साइड से हो? भवारना। अच्छा ठीक है, तो मैं भी उसी साइड से हूँ, गढ़ वाली साइड, रो गढ़ वाली साइड से हूँ। अच्छा अच्छा, ओके मैम। ठीक है, मैं बंसल एकेडमी में पिछले 4.5 साल से यहीं पे टीच कर रही हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ मैं, CSIR नेट एग्जाम के लिए, मास्टर कैडर, लेक्चर कैडर, कॉलेज कैडर, PGT, TGT, इन सब के लिए। ठीक है, ओके। सो पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगी कि आपके एग्जाम में मेरे हिस्से कौन कौन से टॉपिक आए हैं। ठीक है, जो मुझे आपके साथ पढ़ाने हैं, और जितना मैंने एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे बहुत ज्यादा लंबी जर्नी नहीं रहेगी मेरे साथ, बट इस चीज की गारंटी दे सकती हूँ कि जितनी भी रहेगी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस क्या पता चला है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आएगा, और टोटल क्या रहता है। तो एक थोड़ा सा एग्जाम का भी मैं ओवरव्यू बता देती हूँ। वैसे तो आपको पता होगा 170 क्वेश्चंस जो होते हैं टोटल आपके एग्जाम में आते हैं। हर क्वेश्चन जो है वो कैरी करता है मैम हाफ ये मार्क। 200 हो गया मैम ये अब। अच्छा, चेंज हो गया 200 है। पैटर्न मैम, चेंज यस हो गया पैटर्न। ओके 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 ओके, एक्चुअली मेरे पास जो है वो प्रीवियस ईयर वाले जो पेपर थे उसमें 170 था, इस बार ही चेंज किया इन्होंने। यस मैम मैम। अभी चेंज हुआ है ना, अभी पेपर ही होएगा, चेंज होके ही पेपर होगा। ओके, मींस उन्होंने ये नोटिफिकेशन में कंफर्म कर दिया है। यस मैम, 15 मार्क्स इवैल्यूएशन के ना उन्होंने खत्म कर दिए ना, अब वो 15 मार्क्स कमीशन ही देंगे। ओके ओके ओके, ठीक है, बट स्टिल वही रखा है कि हाफ मार्क्स का ही आपका पर क्वेश्चन हाफ मार्क, यस मैम। हाफ मार्क कैरी करेगा, राइट। तो उस हिसाब से अभी तो हम देखो यही कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर जो है उनको एनालाइज कर सकते हैं ना, कि उसमें कितना आया हुआ है। तो जो पार्ट मेरे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें आपके मिनिमम 8 क्वेश्चन अभी तक, और मैक्सिमम जो है वो मैंने 11 क्वेश्चन देखे। ठीक है, तो मतलब मैं ऑन एवरेज ये लेके चल रही हूँ। किसी का ना माइक ऑन है, प्लीज मेक श्योर, अगर कुछ नहीं कहना होगा तो माइक ऑफ रखना, अदरवाइज बैकग्राउंड में ना नॉइस आता है, और ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, तो अगर आप कभी रिकॉर्डिंग में ये क्लास देखोगे तो फिर आपको ही दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए, तो ऑन एवरेज मैं क्या लेके चल रही हूँ कि 8 से 12 क्वेश्चन जो है वो मेरे पोर्शन के रहेंगे। ठीक है, 8 से 12 क्वेश्चन जो है वो मेरे पोर्शन के रहेंगे। और अगर हम यहाँ पे 8 से 12 टोटल, जैसे ये कह रहे हैं कि 200 आपके पास कर दिए हैं उन्होंने, तो ठीक है, अगर कोई इस पार्ट को कवर करता है तो एक अच्छा एज क्रिएट हो जाता है, और कोई सिर्फ ये सोच के छोड़ देता है कि यार 8-10 क्वेश्चन ही तो है, बाकी इस पे कर लेते हैं, तो उसमें हो सकता है कि उनको वो एज ना मिले। क्योंकि ये आपने भी देखा होगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, स्क्रीनिंग एग्जाम्स है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसमें हमारे पास 0.5 मार्क भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो जो टॉपिक्स यहाँ पे करवाए जाएंगे उनको सीरियसली लेना है, लाइटली नहीं लेना है, और बहुत सिंपल वे में, सबसे सिंपलेस्ट मैनर में आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको बताया जाएगा। स्टिल आपको कहीं पे भी ऐसा लगा कि ये चीज हमें नहीं समझ आ रही, बिकॉज सबका बैकग्राउंड अपना अपना होता है। किसी का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग रहा होगा केमिस्ट्री में, स्पेशली ऑर्गेनिक को लेके थोड़ा सा डर बैठा होता है स्टूडेंट्स में। दैट्स वाई मैं ये मेंशन कर रही हूँ कि अगर किसी भी स्टेप में कहीं पे भी आपको लगा कि ये चीज ऐसे नहीं समझ आ रही है, आप तभी के तभी पूछ सकते हो।
क्लास में अगर आपने पूछना है क्लास में पूछ लो, अगर आपको लगता है कि अभी नहीं पूछना, एक बार खुद से ट्राई करके उसके बाद पूछना है, तो आप लोग, अब मेरा नंबर भी आपको पता लग चुका है, अगर आप चाहे तो मेरे को पर्सनली भी टेक्स्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं, बट डाउट सारे आप लोगों ने अपने क्लियर कर लिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने कवर करवाने हैं, उसमें सबसे पहला और सबसे बेसिक टॉपिक रहेगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC, बिकॉज आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी स्टार्ट करोगे ये बेस है, और अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका नॉलेज नहीं है, तो इससे आने वाले क्वेश्चंस में तो दिक्कत आएगी आएगी। एज वेल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेस है ना, अगर ये नहीं क्लियर हुआ तो आगे जब मैं बात करूंगी, देखो भाई इस इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया न्यूक्लियोफाइल पे, तुम्हें नहीं पता चलेगा किसको इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हैं किसको न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि हाँ इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर अच्छी है, इसकी बेकार है, तो वो पता नहीं चलेगा कि क्यों हो रहा है। वो सारी चीजें कैसे पता चलेंगी, अगर आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है और अच्छे से समझी है तो हम बेस यही से स्टार्ट करेंगे। प्लस जो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, जो मैंने 2 पेपर एनालाइज किए थे, उसमें दोनों में एक एक क्वेश्चन आया था आईयूपैक नोमेनक्लेचर से, देखा होगा आप लोगों ने भी, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक मॉलिक्यूल दिया होता है, द आईयूपैक नेम फॉर दिस मॉलिक्यूल विल बी, हाँ 4 ऑप्शन होंगे, तो उसमें आपको उसका नोमेनक्लेचर, तो अच्छे से बिल्कुल सब बढ़िया सिंपल तरीके से आपको नोमेनक्लेचर सिखाया जाएगा। तो फर्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद आईयूपैक नोमेनक्लेचर, उससे आपका बेस रेडी होगा। सेकंड थिंग जिसका क्वेश्चन डेफिनेटली आपके इसमें आ ही रहा है, वो है हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स, या फिर इसको आप कह सकते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स, बायोमोलिक्यूल्स या फिर नेचुरल प्रोडक्ट्स। ये क्या है, ये आपके पास है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, अमीनो एसिड्स है, प्रोटीन्स है, पेप्टाइड्स है, या न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल टॉपिक है, सिंपल सा पूछ लेगा कि बताओ प्रोटीन्स का बेसिक यूनिट क्या होता है, अमीनो एसिड्स। पेप्टाइड्स की अगर हाइड्रोलिसिस होती है क्या बनता है, अमीनो एसिड्स। इस टाइप के बिल्कुल डायरेक्ट और सिंपल क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक से हर बार, तो ये टॉपिक भी हम करेंगे। थर्ड टॉपिक हमारे पास रहेगा पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में हम यहाँ पे जो सिंपल सबसे और फेमस वाले पॉलीमर्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे कि ये पॉलीमर, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन पेपर में आपका एग्जाम में क्या आया हुआ था, नाइलॉन 6 से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, तो वो पॉलीमर का ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको अलग से ही हम करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत सिंपल चैप्टर है और डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड है ये भी, कि आता है पता है तुम्हें कि नाइलॉन 6 किससे बनता है, उसकी मोनोमर यूनिट क्या है, तो तुम बता सकते हो, नहीं पता तो नहीं कर सकते, मतलब तुक्के मुक्के वाला काम बिल्कुल नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा इसमें। पॉलीमर्स के बाद जो आपके इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो एक और बड़े कॉमन टॉपिक से आए हैं जिसका नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ऑल्दो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिक में नहीं आता है, बट ठीक है, मैंने और मतलब कोर्सेज में भी करवाया हुआ है, तो मैं आपको करवा सकती हूँ बड़े आराम से, इसलिए एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को भी मैं अपने ही अंडर ले रही, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आए होंगे ग्लोबल वार्मिंग से, एसिड रेन से, ग्रीन हाउस इफेक्ट से, ग्रीन हाउस गैसेस। एक क्वेश्चन था कि 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपको ग्रीन हाउस गैसेस का पता होना चाहिए था, बस पता होगा तो कर दोगे, तो ये भी टॉपिक अपने पास रहेगा। इसके बाद जो 5th टॉपिक है और जिसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगी, वो हमारे पास है सम इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस। सम इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस, ये ना सबकी नोटबुक में फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ होना चाहिए, आपको नोट्स बनाने हैं साथ साथ, ऑलराइट। सबकी कॉपी में अगर फर्स्ट पेज पे ये रहेगा कि ये जो टॉपिक है ये कितने मार्क्स कैरी करता है, कितने क्वेश्चंस कैरी कर रहा है, कौन कौन से टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है, तो फर्स्ट पेज से ही, फर्स्ट डे से ही आप बिल्कुल मेंटली क्लियर रहेंगे कि हमें क्या करना है, कितना करना है। और एक्चुअल में यही हमारा काम है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे, बोर्ड इज नॉट क्लियरली विजिबल। क्या ये प्रॉब्लम बाकी स्टूडेंट्स को भी आ रही है? नो मैम क्लियर है। क्लियर है, ओके। देन जिसको बोर्ड विजिबल नहीं है, इट मींस आपके एंड से प्रॉब्लम है, बिकॉज अगर मेरे एंड से होती तो सारे स्टूडेंट्स को इशू आना था, ठीक है। तो एक बार आप क्लास लीव कर लो, दोबारा ज्वाइन करके देख लो, या फिर अपना नेट वाईफाई जो भी यूज कर रहे हो उसको रिफ्रेश करो।
ओके हाँ, सम इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस जो मैंने यहाँ पे बोला है कि ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसको देख के ही एहसास होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी चीजों को देख के चाहे नाम भी लगे, हाँ नेमिंग रिएक्शन अगर वहां पे आ गई, विटिक रिएक्शन या फिर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या आपके पास फिटिक रिएक्शन, ऐसे जो आपने +1 +2 में बेसिक वाली रिएक्शंस पढ़ी हुई है, अगर वो वहां पे दिखती है तो पता चलता है कि हाँ जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया हुआ है। दैट्स व्हाई ये सारी जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं आपकी सहूलियत के लिए हम एक साथ ही करेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस आपको कवर करनी है 20, 30, 35 वो एक साथ ही करवाई जाएगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई जाएंगी। जैसा आपने पहले पढ़ा हुआ है उस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे, थोड़ा और इजीएस्ट वे में करेंगे, ठीक। आफ्टर दैट 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको मतलब जिनकी नेमिंग रिएक्शन को तो हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, बट एक केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है और एक हमारे पास है यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की केमिस्ट्री। अब अगर आप इन टॉपिक्स को देखोगे तो ये टॉपिक्स ना +1 +2 के सिलेबस में एज इट इज हेडिंग में दिए होते हैं कि नाइट्रोजन जिस जिस कंपाउंड्स में होता है उनकी केमिस्ट्री, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की केमिस्ट्री, या हेलोजन क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन्स जिनमें प्रेजेंट होते हैं उनकी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब ये है कि वो कैसे सिंथेसाइज होते हैं, सिंथेसाइज होने के बाद कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस के अलावा उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, ये सब चीजें किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो होती है केमिस्ट्री। तो आपके एग्जाम में इन दोनों को जो है वो थोड़ा ज्यादा फोकस किया गया है। हाइड्रोकार्बन्स में आपके कौन आएंगे, जैसे एल्केन्स हो गए, एल्कीन्स होगी, एल्काइन्स हो गए, उनकी केमिस्ट्री के बारे में आया हुआ है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में भी जो बेसिक सी चीज मुझे दिखी है वो क्या कि इसमें ना टेस्ट के बारे में भी पूछा गया है। अब ये टेस्ट किस टाइप का टेस्ट है, ये डिस्टिंक्शन वाला टेस्ट है। आप लैब में करते थे ना इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स के, आपको कोई अननोन कंपाउंड दिया जाता था, पूछा जाता था कि बताओ इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं, इसमें अमीन्स प्रेजेंट है या नहीं, किए होंगे ऐसे सबने? यस मैम। हाँ, उन्हीं टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ, वो पेपर में पूछा जाता है कि पर्टिकुलरली आपको टेस्ट बताया जाएगा। जैसे आपके पास वो कह सकता है कि सिल्वर मिरर टेस्ट, ये तो सबको याद रहता है कि जो हमारे पास फ्लास्क होती है, टेस्ट ट्यूब होती है, उसकी वॉल पे सिल्वर की एक लेयर बनती है। अगर हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट जो हम चेक करने जा रहे हैं प्रेजेंट है, तो अगर वो रिड्यूसिंग शुगर है तो इसी तरीके से जो टेस्ट वाला पोर्शन रहेगा वो इंपॉर्टेंस रखेगा, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये टेस्ट किस किस के डिस्टिंक्शन के लिए यूज किया जाता है। अमीन्स में एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन को अगर हमने डिस्टिंक्ट करना है तो कर सकते हैं या नहीं, कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस चेक करनी है तो कर सकते हैं या नहीं। ये टेस्ट वाला पोर्शन तो सब जगह ही इंपॉर्टेंस रखेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट जो आपके मैंने एग्जाम में देखा है, बट इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि अभी तक जो प्रीवियस ईयर में आया है हम सिर्फ उतना सा ही करेंगे, नहीं, हमें हमेशा अपनी तैयारी जो है वो 2 कदम आगे ही लेके रखनी है, बिकॉज जिस तरह से अभी कंपटीशन बढ़ रहा है आने वाले टाइम में, तो वो लेवल भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे। तो इसलिए जितना आया हुआ है उतना तो हम करेंगे, लेकिन 2 कदम थोड़ी आगे की भी तैयारी करेंगे। तो इन केस आपको ऐसा लगे कि कोई चीज मैं यहाँ ऐसी करा रही हूँ जो अभी तक पेपर में नहीं पूछी गई, तो उसमें डाउट मत करना, वो इसीलिए करवाई जा रही है क्योंकि पूछी नहीं गई है, लेकिन बहुत बेसिक है और उसके पूछे जाने के चांसेस हैं, तो वो आपको कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां तक मैंने जो कुछ भी कहा उसमें किसी को कोई भी डाउट अगर है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करूँ। तो कुछ भी कहना है, कोई सवाल है, कोई किंतु परंतु है? नहीं है, चलिए ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज जैसा मैंने आपको कहा था कि बेस से हम स्टार्ट करेंगे, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही हम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का बेस थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा, फिर हम बाकी टॉपिक्स की तरफ बड़े आराम से जो है मूव कर सकते हैं। तो हेडिंग दे दीजिए टॉपिक की, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शॉर्ट में इसको रखेंगे हम
GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो स्टार्ट करने से पहले मुझे थोड़ा सा आप लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा इस बारे में कि कौन कौन यहाँ पे है जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा डर लगता है, या अपने टाइम में जब भी बीएससी करी है तो नहीं समझ आती है। मी मैम। हैंड रेज कर दो जो भी है। ओ 23 लोगों ने रेज किया है, ठीक है। अच्छा नंबर बढ़ता ही जा रहा है। ओके ठीक है, ओके। तो ये मैं जब अपने मतलब कॉलेज टाइम में थी ना, तब भी ये चीज थी कि मुझे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती थी। मैंने अपनी बीएससी के बाद ही जो है सीखी, या ज्यादा मेरा इंटरेस्ट बना उसके बाद ही बना है। आई लव ऑर्गेनिक। ओके रिजल्ट, फिर ये ठीक है, मतलब मैं समझ गई कि मेरी क्लास में आप ये लेके चलो कि 50% ऐसे हैं जिनको डर लगता है, और 50% में ऐसा मान के चलो कि ऐसे है कि जिनको अच्छी भी लगती है। ठीक है, कोई बात नहीं। इस थॉट को ना अभी अपने माइंड से बस यहीं पे खत्म कर देना है कि ऑर्गेनिक हमें नहीं आती है। ये थॉट आज के बाद आपके दिमाग में आगे आप लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए। आज से क्या थॉट आपके माइंड में रहेगा कि हमने एक बहुत ही ट्रस्टेबल जगह पे, प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन किया है, जहाँ पे हमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक पढ़ाई जाएगी और कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहेगा। तो हम आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख रहे हैं, मतलब जो सीखी है उसको छोड़ देना, पीछे रख देना, जो भी डाउट थे, जो कुछ भी था, आज से बस ये सोच लेना कि अब से हम सीखने लगे हैं। और अगर आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से सीखोगे ना, तो बड़े आराम से दिमाग में बैठ भी जाएगी और जो पुराने डाउट्स है वो क्लियर भी होते जाएंगे। बट स्टिल कभी भी आपको लगा, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, कभी भी आपको लगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस पार्ट से अभी डर लगने लगा, अभी तक इंटरेस्ट बन रहा था, अब इससे डर लगने लगा है, ये पार्ट नहीं हो रहा है, मुझे तभी के तभी आप लोग मेरे से कंसल्ट जरूर करना। कॉल मैसेज जो आपको लगेगा बात करना, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरना नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्किप नहीं करना है, बिकॉज ये पोर्शन आपको एक एज दिला सकता है, जो ऑन एवरेज अगर आप देखोगे बाकी लोगों को जहां पे नहीं आता होगा, आपको ये चीज आती होगी, तो उस एग्जाम में आपको ये एज दिला सकता है। दैट्स व्हाई स्किप नहीं करना है और बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से पढ़ना है आपसे, ठीक है। चलिए, जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको ये पता चल चुका है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो जनरल कंसेप्ट्स हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम लेते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते सुनते ही आपके दिमाग में कौन सा एटम आता है? किसकी बात हो रही है? कार्बन। यस, ऑर्गेनिक, हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी ने भी बोला तो बस क्या लगता है कि कार्बन की बात हो रही है, कार्बन शुरू होने वाला है, तो बस है वैसा ही। एक्चुअल में कार्बन की ही केमिस्ट्री है, कार्बन की ही केमिस्ट्री है। तो हम पहले कार्बन की केमिस्ट्री, उसके स्ट्रक्चर, उसकी बॉन्डिंग को स्टडी करेंगे। पहले जान लेते हैं कि है क्या, जिसने इतना बड़ा अपना टॉपिक जो है बना रखा है, डरा रहा है लोगों को। तो ऐसा है क्या इस कार्बन में? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 मैम। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखनी है तो क्या, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी? 1s2 या 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2। अगर हम यहाँ पे देखें तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो 2p है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये है कार्बन जब तक वो अकेला है, जब तक वो सिंगल है। अभी उसके साथ किसी ने कोई बॉन्ड नहीं बनाया, हमने किसी बॉन्डिंग का डिस्कशन नहीं किया है। अभी तक हम बात कर रहे हैं एटॉमिक कार्बन की, कि एटॉमिक कार्बन कुछ इस तरीके से रहेगा। तो अगर हमें किसी भी एटम की कोई प्रॉपर्टी डिस्कस करनी होती है, हम क्या करते हैं, हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। जैसे अगर आपको मैं बताऊं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का नाम सुना होगा, पढ़ी होगी आपने। उसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? उसकी जरूरत इसलिए ही पड़ी थी बिकॉज जब एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, एटम्स ज्वाइन करते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं, तो हमें मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी हमसे पूछ ली गई कि बताओ जी इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है ना, कुछ भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है इस मॉलिक्यूल की।
तो हम कैसे बता सकते हैं? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। मतलब मॉलिक्यूल के बारे में हमें बताना है तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। अगर हमें किसी एटम के बारे में कुछ भी बताना है तब भी हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे लिख दी है। लेकिन होता क्या है कि जब हमें बॉन्ड बनाना है, मान लो हमारे पास मॉलिक्यूल है सबसे सिंपलेस्ट CH मीथेन। अगर इस मॉलिक्यूल को बनाना है, मैंने इसको मॉलिक्यूल क्यों बोला? बिकॉज कार्बन के साथ इसमें हाइड्रोजन भी है, तो आप मॉलिक्यूल उसी को बोलते हैं जिसमें एटम जो है वो आपस में कंबाइन करते हैं। अब इन हाइड्रोजन ने यहाँ पे आके किसी ना किसी तरीके से बॉन्डिंग करी होगी। अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? वन, राइट। अब एक हाइड्रोजन के पास एक है तो चार के पास चार आए। मतलब इसके साथ बॉन्डिंग करने के लिए उसको जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है ना। नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? म्यूचुअल शेयरिंग हाँ, म्यूचुअल शेयरिंग से, राइट। मतलब इसमें जैसे ये मान के चलो कि हमारे पास अच्छा एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है और एक आयनिक बॉन्ड होता है ना। तो जैसे आपके पास यहाँ पे मान लो मैं HX अगर रखती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड होगा उसमें क्या बन जाते हैं? आयंस बन जाते हैं, H पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। तो इन दोनों चीजों को हम कैसे समझ सकते हैं? बड़े आराम से समझ सकते हैं कि मान लो कोई दो फ्रेंड्स थे, दो फ्रेंड्स गए हैं डिनर पे और वहां पे जो बिल आया है डिनर का वो दोनों ने किया है बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, स्प्लिट कर लिया। तो वो हमारे पास क्या हुई? उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग, म्यूचुअल शेयरिंग हुई ना कि 50 एक का 50 दूसरे का। तो अगर आपके पास मान लो जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है तो हाइड्रोजन में HH के बीच जो ये सिंगल बॉन्ड है, HH के बीच जो ये सिंगल बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट क्यों है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का था, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का था। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ने बिल्कुल इक्वल शेयरिंग की, एक ने दिया एक दूसरे ने दिया, शेयरिंग हुई, बॉन्ड बन गया। इसको हमने बोलना है कोवेलेंट बॉन्ड। बट जो मैंने यहाँ पे HX का बॉन्ड रखा है, X यहाँ पे क्या है? X हम जनरली किसको बोलते हैं? हेलोजन। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर हेलोजन को। तो मैंने यहाँ पे मान लो हेलोजन क्लोरीन लिया है, फ्लोरीन लिया है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिया, उसकी बात कर रही हूँ। तो ये जो आयनिक बॉन्ड होता है ये हमें लगता है कि दोनों की इक्वल शेयरिंग से बना है। नो डाउट ऐसा होता भी है कि एक इलेक्ट्रॉन X ने दिया है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया और इन्होंने अपने में बॉन्ड बनाया। लेकिन ये बॉन्ड बहुत देर तक ना ऐसे इक्वल शेयरिंग में नहीं रहता है। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी तरफ मूव करेगी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी तरफ आने का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज वो अपने साथ लेके जाता है। तो जहां पे आयंस बन जाते हैं थोड़े देर के बाद और बड़ी आसानी से बन जाते हैं, वो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। बट जहां पे हमारे पास दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस का मतलब एक के पास कम एक के पास ज्यादा, तब डिफरेंस आएगा। बट यहाँ पे दोनों का इक्वल है, दैट्स व्हाई ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो मैं यहाँ बात करने जा रही हूँ यहाँ पे मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूंगी, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी को मालूम है कितनी होती है?